हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, आखिरी 2 क्वेश्चन। मेरे को पता है थक गया हूं मैं, मेरे को पता है अब ये मन कर रहा होगा कि ये 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 10 काफ़ी हो गए, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ थोड़ा सा मेहनत और कर लो, थोड़ी सी एफर्ट और कर लो, थोड़ा सा प्रयास और कर लो, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अच्छा स्कोर इसको हमेशा देके जाता है और MBA की 4 सेम की मार्कशीट आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर इक्वल रेम्यूनरेशन का पॉइंट आया है। अभी अपन ने वेजेस एक्ट देखा था, अब ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, वो 48 वाला देखा था 1976 का। ये क्या है? इक्वल रेम्यूनरेशन इसलिए लाया गया क्योंकि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था या कास्ट के कारण डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था या किसी भी कारण से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। मिस्टर प्यारेलाल हैं हमारे पहचान वाले तो उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, मिस्टर पिंटू हैं नहीं पहचान वाले तो उनको कम सैलरी मिल रही थी। जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कंपनीज में, उनको बंद करने के लिए सेम वर्क पे इक्वल रेम्यूनरेशन लाया गया। सेम वर्क पे, यहाँ पर वर्क डिफरेंशिएशन की बात नहीं, यानी कि सेम वर्क है। सेम वर्क का मतलब, सेम वर्क का मतलब 2 चीजें हैं, याद रखना। या तो वो टाइम सेम दे रहा हूं, है ना, दोनों ने 8 आवर्स वर्किंग करी है, 2 बंदे A और B दोनों ने सेम टाइम वर्किंग करी, या दोनों ने जो पीस है, जो आउटपुट है वो सेम हो, दोनों ने सेम आउटपुट दिया है। इसने भी भैया 20 यूनिट्स बनाए हैं A ने, और B ने भी 20 यूनिट्स बनाए हैं, तो इन दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, 1976 से पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था। ए जो पहचान वाला है इसको ज़्यादा सैलरी, बी जो पहचान वाला नहीं है उसको कम सैलरी दे दी जाती थी। जेंडर्स बायस, मेन से तो उसको ज़्यादा सैलरी, वुमेन से तो उसको कम सैलरी दे दी जाती थी। आज भी हम BCCI में इसमें काफ़ी सारी बातें होती थी, क्रिकेट एसोसिएशन में भी, कि मेन्स क्रिकेटर को ज़्यादा सैलरी मिलती है, वुमेन्स को कम मिलती है। खैर उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल एक ऑडियंस का भी रहता है कि वुमेन्स क्रिकेट पर इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है जितनी मेन्स क्रिकेट पर है। ठीक है, वो BCCI का एक पर्सनल फैक्टर है, अपन उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते। लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर ये होता था, जो सेम आउटपुट कर रही है, वुमेन ने भी 20 यूनिट प्रोड्यूस करे, मैन ने भी 20 यूनिट प्रोड्यूस करे, लेकिन फिर भी यहां पर सैलरी में, वेजेस में डिस्क्रिमिनेट था। तो इसको हटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहां पर इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रावधान लाई जिसको बोला गया इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसका मेन बेनिफिट क्या था कि एक इक्वालिटी लाना फॉर द सेम वर्क, है ना, फॉर द सेम वर्क। ऐसा नहीं कि किसी ने 18 बनाया, किसी ने 20 बनाया और फिर सैलरी बराबर दो, तो ऐसा नहीं। तो सेम वर्क, तो ये जेंडर इक्वालिटी के लिए था, इक्वल पे देने के लिए था। वर्क फॉर इक्वल वैल्यू, वर्क मतलब हर काम की इक्वल वैल्यू है। किसी A ने अगर सेम काम किया और B ने सेम काम किया है तो आपको सेम वैल्यू देनी है। इक्वल पे देने के लिए था और जेंडर की इक्वालिटी लाने के लिए। ठीक है, मतलब मैन वुमेन के बीच में इक्वालिटी, और डिस्क्रिमिनेशन को किसी भी तरीके से दूर करने के लिए, प्रोहिबिटेट करने के लिए। और कंप्लायंसेस एंड रिपोर्टिंग का भी प्रावधान था कि मींस कि अगर कोई इसको फेल्यूर होता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, फाइन लगाए जा सकते हैं, ये पॉइंट्स लग सकते हैं। ठीक है, और इसका एक रेड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया गया, मींस कि इसका सिविल कोर्ट और इसका आपके स्टेटरी बॉडी भी डेवलप करी गई, जिसके द्वारा ये एक, अगर इसमें कोई कंप्लायंसेस आता है, कोई पेनल्टी आती है, कोई ग्रेवियंस आता है तो उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, बस यही है। और इक्वल रेम्यूनरेशन सर्व एज एन इंपॉर्टेंट टूल टू एंश्योर फेयरनेस एंड इक्वालिटी। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स, यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? सेंट्रल लेजिस्लेशन में था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन में था, पूरे देश पे लागू था। ऑब्जेक्टिव एक्ट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कास्ट बेसिस पे हो गया, जेंडर बेसिस पे हो गया, किसी भी बेसिस पे हो गया, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉय क्रिएट टर्म्स एंड कंडीशन टू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर एक मोटिवेट किया गया या फोर्स किया गया एम्प्लॉयर को कि वो एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बनाए जिसके द्वारा उनका फिक्स्ड हो कि अगर 20 यूनिट बनाई तो इतना पेमेंट आपको मिलेगा ही। यह होती है आपकी बात, है ना। ये इस एक्ट के कारण ये एनफोर्स किया गया एम्प्लॉयर को कि आपको ऐसा करना होगा। और डिस्टिंक्शन एम्प्लॉयमेंट द पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंगेज फॉर, ठीक है, नो ओवर राइडिंग इफेक्ट इज द इवन द एग्रीमेंट। अच्छा, एक बार एग्रीमेंट हो जाएगा तो ओवर राइडिंग नहीं होगी। आप इससे अगर जितना काम कराओगे उतना ही आपको पेमेंट देना होगा, अगर ज़्यादा काम कराओगे तो आपको गुड वर्क देना होगा, गुड वर्क यानी एक्स्ट्रा पेमेंट। ये इसके साइलेंट फीचर थे। डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, इक्वल पेमेंट करना, फेयर वेजेस डिसाइड करना और एक मैकेनिज्म बनाना, ये इसके मेन आत्मा थी, जिसके कारण ये एक्ट एनफोर्स में आया। कौन सा है भैया, आजा, सॉरी,
इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इससे पहले अपन ने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पढ़ा था, यहाँ पर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 है। क्लियर हो गया। दोनों के बेसिक पैरामीटर्स याद करके जाने, अगर थोड़ा सा डेटा याद हो जाए तो फिर उसका कहना ही क्या, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं तो इसकी आत्मा जो है इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि एक लॉ का क्वेश्चन तो बनता है एचआर के पेपर में और ये दोनों लॉ हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। आखिरी क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं, एक्साइटेड हो गए होंगे, लास्ट क्वेश्चन बचा है, जल्दी से उस पर हमला करते हैं और उसको भी खत्म करते हैं। जय हिंद।